तो आज हम बात करने वाले हैं रॉक्सी नफूसी की किताब मैनिफेस्ट के बारे में। ये किताब सिर्फ एक बेस्टसेलर नहीं रही है, ये तो एक तरह का क्या कहते हैं कल्चरल फिनोमेनन बन गई है। सोशल मीडिया पर देखो तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का एक नया पैकेट है या इसमें वाकई कुछ गहरा है। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ऊपरी तौर पे देखने से ये किताब वैसी ही लग सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप इसे खोलते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। नफूसी ने इसमें विज्ञान, दर्शन और अमनोविज्ञान को मिलाकर एक 7 कदमों का ढांचा तैयार किया है। 7 कदम? हाँ, ये एक सफर जैसा है। मतलब एक सपने को देखने से शुरू होता है और उसे हकीकत बनाने तक जाता है। और ये 7 कदम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है। तो इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? जाहिर है हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। बिल्कुल, पहला कदम है अपने विजन में स्पष्ट रहें। बी क्लियर इन योर विजन। एग्जैक्टली। और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में शायद सबसे जरूरी हिस्सा यही है। किताब कहती है कि अगर आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं तो आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप मांग क्या रहे हैं। धुंधले इरादे तो धुंधले नतीजे। पर कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। वो बस इतना जानते हैं कि वो जहां हैं वहां खुश नहीं है। तो ऐसे में कोई अपना विजन कैसे स्पष्ट करे? और किताब इसी बात पर ध्यान देती है बहुत अच्छी तरह से। वो कहती है कि अगर आप ये नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो इस पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। अच्छा, भावनाओं पर? हाँ, क्या आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं या रचनात्मक रूप से संतुष्ट या प्यार और अपनेपन का एहसास? अपनी भावनाओं से शुरू करना ज्यादा आसान हो सकता है। ये एक दिलचस्प तरीका है। तो एक बार जब भावनाएं स्पष्ट हो जाएं तो उसे एक ठोस विजन में कैसे बदलें? मुझे लगता है यहीं पर विजन बोर्ड जैसी चीजें आती है। हाँ, विजन बोर्ड इसका एक बहुत मजबूत टूल है। पर यह सिर्फ सुंदर तस्वीरें चिपकाना नहीं है। ओके। यहाँ न्यूरोसाइंस का एक पहलू काम करता है। जब हम किसी चीज की बहुत विस्तार से कल्पना करते हैं, उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, तो हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। वो उस अनुभव को एक याद की तरह सहेजने लगता है। तो जब आप अपने विजन बोर्ड को देखते हैं और उन भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। किताब में इसे बनाने का कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, और उसमें एक सलाह थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या? किताब कहती है कि विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं ऐसी जगह रख दें जहां वो हर रोज आपकी नजरों के सामने ना हो। 1 मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, आमतौर पे तो लोग कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को हर रोज देखो ताकि वो याद रहें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात। सही सवाल है। इसके पीछे का तर्क ये है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हम एक जरूरत या कमी की ऊर्जा पैदा करने लगते हैं। अच्छा। हम नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। विजन बोर्ड बनाकर उसे दूर रखने का मतलब है कि आपने अपना ऑर्डर ब्रह्मांड को दे दिया है और अब आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये चाहत और भरोसे के बीच एक संतुलन बनाने जैसा है। और एक और बात, इसे निजी रखने से आप दूसरों की राय की चिंता किए बिना ईमानदारी से वो मांग सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। समझ गया। तो आपने अपना ऑर्डर दे दिया, आपका विजन क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। यहीं पर शायद असली काम शुरू होता है, जो हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ा है। बिल्कुल सही। और यही हमें दूसरे कदम पर लाता है। डर और संदेह को दूर करें। रिमूव फियर एंड डाउट। किताब कहती है कि मैनिफेस्टेशन आपके चेतन विचारों से उतना नहीं होता जितना आपके अवचेतन विश्वासों से होता है। आप दिन भर सोच सकते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर कहीं गहरा विश्वास है कि मैं पैसे के लायक नहीं हूँ, तो आपका अवचेतन मन ही जीतेगा। तो ये डर और सीमित करने वाले विश्वास आते कहाँ से हैं? ये अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग या पिछले दर्दनाक रिश्तों से आते हैं। किताब इसे कहती है लक्षण का नहीं, घाव का इलाज करो। अच्छा। मतलब अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो ये सिर्फ एक लक्षण है। घाव शायद ये हो सकता है कि बचपन में किसी ने आपकी बात का मजाक उड़ाया था और आपको शर्मिंदगी महसूस हुई थी। जब तक आप उस मूल घाव को नहीं भरते, डर वापस आता रहेगा। तो इस इनर वर्क या आंतरिक काम को करने का कोई तरीका भी बताया गया है? ये सब सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। इसके लिए एक बहुत असरदार जर्नलिंग एक्सरसाइज है। जब भी कोई घटना आपको भावनात्मक रूप से ट्रिगर करे, गुस्सा, उदासी, जलन, तो रुके और लिखें। ओके। क्या हुआ,
मैंने कैसा महसूस किया? क्या ये भावना मुझे किसी पुरानी याद की तरफ ले जा रही है? अक्सर हमारी प्रतिक्रिया वर्तमान से ज्यादा अतीत से जुड़ी होती है। इस पैटर्न को पहचानने से ही बदलाव की शुरुआत होती है। ये आत्ममूल्य मतलब सेल्फ वर्थ की बात बहुत गहरी है। मुझे यहाँ ब्रेने ब्राउन का काम याद आता है, जो शर्म और संवेदनशीलता पर बात करती हैं। ये एक बहुत जरूरी कनेक्शन है। जहां मैनिफेस्ट हमें अपने अंदर देखने को कहती है, वहीं ब्राउन हमें याद दिलाती है कि हमारा आत्ममूल्य समाज से भी जुड़ा है। हाँ, दूसरों की राय, सामाजिक दबाव। बिल्कुल, ये सब हमारी खुद की छवि को बहुत प्रभावित करता है। तो सवाल ये बनता है, क्या सिर्फ इनर वर्क काफी है, या हमें उस सामाजिक शर्म और दबाव से भी लड़ना होगा जिसके बारे में ब्राउन बात करती हैं? किताब इस बाहरी पहलू पर ज्यादा नहीं कहती, जो एक सोचने वाली बात है। तो शायद असली जवाब इन दोनों के संतुलन में है। अंदर भी काम करो और बाहर की दुनिया को भी समझो। शायद, हाँ। ये तो बहुत गहरी बात है। तो मान लीजिए किसी ने अपना विजन बना लिया और अपने डर पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ अंदर काम करने से तो दुनिया नहीं बदलेगी, बाहर भी कुछ करना पड़ेगा। यहीं पर शायद तीसरा कदम आता है। एकदम सही। तीसरा कदम सोच और एक्शन के बीच का पुल है। अपने व्यवहार को अपनी सोच से मिलाएं। अलाइन योर बिहेवियर। अलाइन योर बिहेवियर? किताब का तर्क है कि अगर आप अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको आज से ही उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करना होगा जो वो जीवन जी रहा है। ये एक्ट एज इफ का सिद्धांत है, लेकिन ये दिखावा करने के बारे में नहीं है। तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या मुझे वो महंगी कार चलानी शुरू कर देनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है, वो व्यक्ति जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, उसकी आदतें क्या हैं, उसकी दिनचर्या क्या है। अच्छा। वो मुश्किलों का सामना कैसे करता है, उसकी अपनी सीमाएं क्या हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका भविष्य का स्व एक स्वस्थ और ऊर्जावान व्यक्ति है, तो क्या वो सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन देखेगा या 10 मिनट स्ट्रेचिंग करेगा? समझ गया। ये उन छोटे छोटे बदलावों के बारे में है जो आपके वर्तमान को आपके भविष्य के साथ जोड़ते हैं। इसके लिए किताब में एक कमिटमेंट लेटर लिखने का जिक्र है। ये क्या है? ये एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। इसमें आप 10 ऐसे कामों की सूची बनाते हैं जो आप अगले कुछ हफ्तों या महीनों में करेंगे। अच्छा। जो आपको आपके भविष्य के स्व के करीब ले जाएंगे। ये छोटे भी हो सकते हैं, जैसे रोज 8 ग्लास पानी पीना या रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना। ये आदतें आत्म प्रेम का प्रमाण है। जब आप खुद की देखभाल करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप अच्छी चीजों के लायक हैं। ये तो समझ में आता है। लेकिन जब हम बदलाव की राह पर चलते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ गलत होने लगता है। और यहीं पर चौथा कदम आता है, जो शायद इस किताब का सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी हिस्सा है। क्या है वो? ब्रह्मांड से मिलने वाली परीक्षाओं पर काबू पाएं। ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। एक मिनट, ब्रह्मांड हमारी परीक्षा लेता है? हाँ। ये सुनने में तो मतलब थोड़ा डरावना सा नहीं है? किसी फिल्म जैसा? हाँ, लगता है कि मतलब हमें जानबूझकर मुश्किलों में डाला जा रहा है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब आप कोई नई सीमा तय करते हैं या कोई पुरानी आदत छोड़ते हैं, तो जिंदगी आपको परखती है कि आप अपने फैसले पर कितने मजबूत हैं। अच्छा। मान लीजिए आपने तय किया कि आप अब ऐसे किसी रिश्ता में नहीं रहेंगे जो आपकी इज्जत नहीं करता। ठीक है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों बाद आपका कोई पुराना पार्टनर आपको मैसेज करे। यह एक परीक्षा है। ये ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है, क्या तुम सच में बदल गए हो या तुम वापस पुरानी कहानी में लौट जाओगे? अच्छा, तो यह बाहरी चुनौतियों के बारे में है जो हमारे आंतरिक संकल्प को परखती हैं। इसमें नहीं कहना सीखना बहुत जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। नहीं कहना, अपनी सीमाएं तय करना और समझौता करना बंद करना, ये सब इसी कदम का हिस्सा है। हम अक्सर जीवन के कई हिस्सों में ठीक ठाक से काम चला लेते हैं। एक ऐसी नौकरी जो बुरी नहीं है पर हमें खुशी नहीं देती। ऐसे दोस्त जो हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं। हाँ, ये सब कम आत्म मूल्य का संकेत है। इन परीक्षाओं को पार करने का मतलब है यह घोषणा करना कि आप बेहतर के हकदार हैं। हर बार जब आप नहीं कहते हैं, तो आप अपने सपनों के लिए हाँ कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी में विजन बनाने से लेकर डर पर काम करने और इन परीक्षाओं से गुजरने तक हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत भारी और गंभीर लग सकता है। यहीं पर 5वां कदम आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। ओके। आभार अपनाएं। एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड।
किताब कहती है कि आभार सबसे ऊंची ऊर्जा वाली भावनाओं में से एक है। यह आपके दिमागी फोकस को जो नहीं है से हटाकर जो है पर ले आता है। ये कमी की मानसिकता को प्रचुरता की मानसिकता में बदल देता है। इसमें एक बहुत छोटा लेकिन असरदार बदलाव बताया गया है। मुझे ये करना है को मुझे ये करने को मिलता है से बदलना। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे ऑफिस के लिए रिपोर्ट बनानी है कि बजाय मुझे रिपोर्ट बनाने का मौका मिला है क्योंकि मेरे पास एक नौकरी है। ये रोजमर्रा के कामों के प्रति भी एक सम्मान पैदा करता है। और यहीं पर स्लो ड्रिप डोपामीन का कॉन्सेप्ट आता है। स्लो ड्रिप डोपामीन, हाँ, ये आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, जहां हम इंस्टाग्राम लाइक्स या ऑनलाइन शॉपिंग से मिलने वाले तेज डोपामाइन रश के आदी हो गए हैं। किताब कहती है कि असली टिकाऊ खुशी उस रश में नहीं, बल्कि सुबह की चाय की चुस्की जैसी छोटी लगातार मिलने वाली खुशियों में है। ये एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्लो फूड जैसा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन आभार महसूस करना तब आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। पर तब क्या जब आप किसी और को वो चीज पाते हुए देखते हैं जो आप शिद्दत से चाहते हैं, मतलब जब जलन या ईर्ष्या होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और ये हमें सीधे छठे कदम पर ले जाता है। क्या है वो? ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। ईर्ष्या एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय भावना है और किताब इसे दबाने के लिए नहीं कहती। अच्छा। वो कहती है कि ईर्ष्या एक जीपीएस की तरह है। ये आपको ठीक ठीक बताती है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये कमी की मानसिकता और प्रचुरता की मानसिकता के बीच का फर्क है। स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। बिल्कुल। ईर्ष्या कमी की मानसिकता से आती है। ये विश्वास कि अगर किसी और को सफलता मिल गई तो आपके लिए कम मौके बचे हैं। जैसे कि कई की टुकड़ा है जो किसी और ने ले लिया। हाँ, ठीक यही। जबकि प्रेरणा प्रचुरता की मानसिकता से आती है। ये विश्वास कि हर किसी के लिए सफल होने के लिए पर्याप्त है, केक बहुत बड़ा है और सबके लिए टुकड़े हैं। सही है। तो जब आप किसी से ईर्ष्या महसूस करें तो रुकें, उसे स्वीकार करें और फिर खुद से पूछें, इस व्यक्ति की सफलता मुझे क्या दिखा रही है जो मैं अपने लिए चाहता हूं, और फिर उस ऊर्जा को प्रेरणा में बदलें। अगर ये उनके लिए संभव है तो ये मेरे लिए भी संभव है। ये नजरिया बदलना तो खेल ही बदल सकता है। और आखिरी 7वां कदम क्या है? 7वां कदम इन सबको एक साथ बांटता है। वह है ब्रह्मांड पर भरोसा करना। ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। इसका मतलब है कि आपने अपना काम कर दिया है, विजन बना लिया, आंतरिक काम किया, एक्शन लिया, आभार व्यक्त किया, और अब आपको नतीजों को लेकर अपनी पकड़ ढीली करनी होगी। ये मानना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, भले ही वो उस वक्त वैसा ना लगे। तो अगर हमने रॉक्सी नफूसी के मैनिफेस्ट के इन 7 कदमों को देखें तो यहाँ साफ है कि ये सिर्फ बैठकर अच्छी बातें सोचने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय और कभी-कभी मुश्किल प्रक्रिया है। इसमें गहरी आत्म जागरूकता, हिम्मत वाले फैसले, लगातार एक्शन और अंत में थोड़ा भरोसा शामिल है। सही है। यह किस्मत के भरोसे बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने जीवन का सह निर्माण करने के बारे में है। आप लेखक भी हैं और किरदार भी। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर हमारे हर छोटे विचार, हर छोटी आदत और हर सीमा जिसे हम तय करते हैं या नहीं करते हैं असल में हमारे भविष्य की नींव रख रही है, तो आज हम अनजाने में अपने कल के लिए क्या बना रहे हैं?